मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि वेइंग मशीन क्या मेजर करती है। ये डायग्राम में आप देख रहे हो, ये एक वेइंग मशीन है और अगर किसी से पूछो कि वेइंग मशीन से क्या मेजर होता है, तो उसका जवाब होगा कि वेइंग मशीन तो वेट मेजर करती है। कुछ लोग कहेंगे ये मास मेजर करती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे वेइंग मशीन का क्या काम है, वेइंग मशीन क्या मेजर करती है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे वेइंग मशीन क्या मेजर करती है और इसके अलावा हम समझेंगे स्यूडो फोर्स और एलिवेटर या लिफ्ट बेस्ड प्रॉब्लम जो होती हैं, ये प्रॉब्लम सीबीएसई और नीट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। स्यूडो फोर्स और एलिवेटर बेस्ड प्रॉब्लम मतलब एक एलिवेटर है, जैसे आप डायग्राम में दिख रहे हो, तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। कभी ये होगा कि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगी। जैसा कि आप देख रहे हो, ये एलिवेटर है, इसके अंदर एक वेइंग मशीन पड़ी है और एक ब्लॉक है, एम मास का एक ब्लॉक है। तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है या फिर ये नीचे आ रही है, तो इसका जो रीडिंग होगी वेइंग मशीन की वो क्या आएगी। तो ये बहुत आम क्वेश्चन है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन बन जाते हैं। वेइंग मशीन क्या रीड करेगी, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन वेइंग मशीन। जैसे ये वेइंग मशीन है, आप देख रहे हो, तो इसमें क्या रीडिंग होगी अगर ये लिफ्ट ऊपर को जा रही है। कभी कभी किसी केस में ये नीचे भी आ सकती है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो आओ इस वीडियो में हम ये कंसेप्ट आपका क्लियर करते हैं। जो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है उसको दो मेथड से अप्रोच कर सकते हैं, एक ग्राउंड फ्रेम से और दूसरा लिफ्ट के फ्रेम से। तो मैं दोनों मेथड से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले हम ग्राउंड फ्रेम से समझेंगे, फिर हम लिफ्ट के फ्रेम से सेम प्रॉब्लम को करेंगे। जैसा कि आपने डायग्राम में देखा कि एक वेइंग मशीन जो है, उस पर अगर कोई पर्सन खड़ा हो जाता है तो उसके अंदर एक रीडिंग आती है। तो वो जो रीडिंग होती है वो क्या मेजरमेंट होती है, और अगर उस वेइंग मशीन को हम एक एलिवेटर या लिफ्ट के अंदर रख देंगे तो रीडिंग के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो ये सवाल का जवाब हम तभी दे पाएंगे जब हमें ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि वेइंग मशीन मेजर क्या करती है। तो आओ मैं आपको डिटेल में बताता हूं ये कॉन्सेप्ट, दोनों के दोनों मेथड। पहले इस प्रॉब्लम को हम ग्राउंड फ्रेम से करेंगे। जैसे कि ये हमारा ऑब्जर्वर है जो इस ब्लॉक को और जो हमारी ये वेइंग मशीन है, इस वेइंग मशीन को, इस वेइंग मशीन की जो रीडिंग है उसको ऑब्जर्व करेगा। तो वेइंग मशीन की जो दोनों को ये ऑब्जर्व करेगा, ये हमारा ऑब्जर्वर है। तो ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है और मान लेते हैं कि ये जो ए एक्सेलरेशन से जो मशीन है ये ऊपर जा रही है, वेइंग अपना जो एलिवेटर है वो ऊपर जा रही है। तो जो एलिवेटर है या फिर जिसको हम लिफ्ट बोलते हैं, तो अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो ये रीडिंग क्या दिखाएगी यहाँ पे। तो सबसे पहला जो सवाल है कि वेइंग मशीन क्या मेजर करती है। तो देखो, वेइंग मशीन जो है, अगर हम ये कहें कि ये वेट मेजर करती है, तो ये जो बात है ये पार्शियल ट्रूथ है, ये पूरा सत्य नहीं है। ये पार्शियल ट्रूथ है, ये अधूरा सत्य है। वेइंग मशीन वेट नहीं मेजर करती है। बेसिकली जो वेइंग मशीन होती है वो मेजर करती है कांटेक्ट फोर्स, वो मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन। इस मशीन और ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो मेजर करती है ये। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर
कहानी क्लियर हो गई। फिर आगे के कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है ये। द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस ऑफ वेइंग मशीन। इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है, ये रिएक्शन है, उसको मेजर करेगी। तो नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करेगी। अब अगर ये चीज हमें समझ में आ गई, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि ये ब्लॉक इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है, उतनी ही फोर्स, सेम फोर्स, वर्टिकल अपवर्ड फोर्स ये मशीन की सरफेस जो है वो ब्लॉक पे लगा रही है। तो दोनों एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होते हैं। तो जो रिएक्शन आया, जो ब्लॉक ने फोर्स लगाया इस मशीन पे, उसी का रिएक्शन वापस जो है वो मशीन की सरफेस देगी ब्लॉक के ऊपर। तो उसी रिएक्शन को हमें मेजर करना है। तो अब हमें ये कैलकुलेशन करनी है कि एक्सेलरेशन का इफेक्ट क्या होता है। पहले हमें ये समझना होगा कि जो एलिवेटर है, अगर एलिवेटर रेस्ट पे होता, जो लिफ्ट है अगर वो रेस्ट पे होता, मूव ना करता, तो ये जो वेइंग मशीन है ये क्या डिस्प्ले करती है? ये जो वेइंग मशीन है इसमें क्या रीडिंग आती है? तो इसमें वो रीडिंग आती है, देखो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को कि यहाँ पे इस ब्लॉक का वेट लग रहा होगा नीचे को। अगर ये m है, कैपिटल M, तो वेट होगा mg। वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा वेट। तो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जैसे नाम नाम में क्लियर है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। तो दोनों सरफेस पे परपेंडिकुलर लगता है। अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो ये मशीन है नीचे, वेइंग मशीन, और ऊपर ब्लॉक है। तो ब्लॉक के लिए ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर को होगा, और ये जो हमारी वेइंग मशीन है उसमें सेम रिएक्शन ऐसे नीचे को होगा। अगर आप ब्लॉक को देखते हो तो इसका वेट नीचे को लग रहा होगा mg। तो अगर आप इसको और प्रिसाइजली बनाते हो तो नॉर्मल रिएक्शन को आप ऊपर दिखा सकते हो, और इस वेट को हम नीचे का दिखा देते हैं mg। तो जब ये हमारी जो एलिवेटर है, लिफ्ट रेस्ट पे होगी, तो जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो बैलेंस होंगी। अगर वर्टिकल फोर्स बैलेंस है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg के बराबर होगा, और इसी mg को हम वेट बोलते हैं। तो आप कह सकते हो कि भाई जब ये मशीन जो है, सॉरी, ये जो हमारी लिफ्ट जो है, ये अगर रेस्ट पे है तो उस समय जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वेट के इक्वल होगा। तो ये जो रीडिंग आप देख रहे हो वो वेट की रीडिंग होगी। वेट होता है mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन जब ये एलिवेटर एक्सेलरेट होगा या फिर डी एक्सेलरेट होगा, मतलब एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है ऊपर को होगा, या फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे को भी हो सकती है, मतलब ये अपवर्ड जा रही है या फिर डाउनवर्ड आ रही है, तो विद सम एक्सेलरेशन। तो उस केस में क्या होगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये चेंज हो जाता है। और अगर नॉर्मल रिएक्शन जब चेंज हो जाता है तो यहाँ पे रीडिंग भी चेंज हो जाती है। तो हमेशा वेट नहीं मेजर करेगी, फिर ये नॉर्मल रिएक्शन मेजर करेगी, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले हम इसी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, ग्राउंड फ्रेम से करते हैं। देखो, तो ये रेस्ट वाला केस तो है नहीं हमारा, ये तो बहुत सिंपल था, सभी को पता ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये देखना है कि हमारी जो एलिवेटर है, हमारी जो लिफ्ट है, वो अपवर्ड जा रही है मान लो, तो क्या होगा? अगर हमें अपवर्ड का पता चल गया तो फिर डाउनवर्ड का भी पता चल जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। तो देखो, ये है हमारा ऑब्जर्वर। तो अज्यूम कर लो ये जो एलिवेटर है, ये बिल्कुल लिफ्ट जो है ट्रांसपेरेंट है, ये सीधा और इस ब्लॉक को देख रहा है। अगर ये एलिवेटर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो ये यहाँ पे हम बना देते हैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी। एफबीडी जो होती है उसमें हम ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्सेस दिखाते हैं।
द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, जितनी भी फोर्सेस इस ब्लॉक पे लग रही है उसको शो करेंगे। तो एक इस पे फोर्स लग रही है mg, ये शो कर देते हैं। और दूसरी क्या है, ऊपर को क्या लग रही है, रिएक्शन। ये दो फोर्सेस जो हैं इस ब्लॉक के ऊपर लग रही हैं। एक वेट, वेट कौन लगा रही है, अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। और कांटेक्ट फोर्स क्या है, जो मशीन लगा रही है, इसको रिएक्शन दे रहा है ऊपर को, ये है n। अब ये a एक्सेलरेशन से मान लो ऊपर जा रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम बन गई, ये बन गई न्यूटन सेकंड लॉ की प्रॉब्लम। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होती है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो होती है एम ए। अगर ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन, तो ये आ गया एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो है नेट। तो अब ऊपर को अगर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि एन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इस एम जी को खींच के ऊपर लेके जाएगी, क्योंकि एम जी डाउनवर्ड है, एन ऊपर को है, तो ऊपर ले जाने वाली फोर्स ये है। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी ऊपर आ रही है, तो ये जाहिर सी बात है एन की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो नेट फोर्स लिख देते हैं एन माइनस वेट एम जी। ऊपर वाली डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो नीचे वाली नेगेटिव हो जाती है, तो ये है नेट फोर्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, एम ए। और इस एम जी को अगर आप इधर लेके आते हो तो ये एम जी और एम ए ऐड हो जाएंगे, एम कॉमन निकाल लो, ये बन गया जी प्लस ए। अगर ऊपर को पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मतलब जो एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम जी इफेक्टिव। ये है हमारी नॉर्मल। और इस जो ये एम जी आया, एम जी इफेक्टिव आया, इसको बोलते हैं इफेक्टिव वेट, या इसका एक और नाम है एपरेंट वेट। एक और भी नाम है इसके, दो नाम है, डब्ल्यू एपरेंट। तो ये एपरेंट वेट का प्रॉब्लम बन गया है, या इफेक्टिव वेट का बन गया है। तो यहाँ पे वेट चेंज हो गया है। तो जब ये ए की वैल्यू 0 होगी तो एम जी यानी कि एग्जैक्ट जो वेट है उसके बराबर हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, उसका इफेक्टिव वेट आएगा, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए जो रीडिंग है वो नॉर्मल रिएक्शन की रीडिंग होगी, वो होती है एम जी इफेक्टिव। ठीक है, तो ये कभी जी हो सकती है, कभी जी प्लस ए हो सकती है। और अगर ये एक्सेलरेशन का साइन हम डाउनवर्ड कर देते तो ये नेगेटिव आ जाता है यहाँ पे, अभी हम करेंगे डाउनवर्ड का केस में। तो यहाँ पे हमने ये मान लिया था कि जो हमारी एक्सेलरेशन है, ये जो एलिवेटर है, जो एलिवेटर है ये इज मूविंग अपवर्ड, मूविंग अपवर्ड्स। ठीक है, ये ऊपर को जा रही है विद एक्सेलरेशन ए, विद एक्सेलरेशन ए। तो ए एक्सेलरेशन से ये ऊपर को जा रही थी। अगर यही जो एलिवेटर है ये नीचे को आ रही होती तो सीन क्या होता। अब जो लिफ्ट है इज मूविंग डाउनवर्ड्स। अगर ये डाउनवर्ड्स जा रही है, इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ए। अगर ये सेम एक्सेलरेशन से नीचे को आ जाती है मान लो, तो क्या होगा। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, इसका जो साइन, ये जो ये हम एरो देख रहे हैं, इस एरो को उल्टा देते हैं, मतलब इसको हटा देते हैं और एरो बना देते हैं नीचे को। लो ये नीचे को हो गया।
अब इसी ऑब्जर्वर के लिए ये ब्लॉक जो है वो नीचे को आ रहा है, क्योंकि लिफ्ट के साथ ही ब्लॉक नीचे को आएगा। अगर लिफ्ट आ रही है तो ब्लॉक भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी इसका भी साइन चेंज कर देते हैं, इस एरो का भी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर दो। अब फिर से लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। क्योंकि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ये नीचे लाने वाली फोर्स कौन सी, एम जी। इसका मतलब अगर ब्लॉक नीचे आ रहा है तो एम जी शुड बी ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन एन। तो इसका रिवर्स कर दो, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, क्या आ जाएगा, एम जी माइनस एन। अब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। अब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हो जाएगी एम जी माइनस एम ए, और यहाँ से m कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट के अंदर आ गया g माइनस ए। तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है वो होगी g माइनस ए। तो यहाँ पे जो g इफेक्टिव हो उसमें क्या हो गया, a माइनस हो गया, मतलब ये इफेक्टिव g कम हो गई है। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन कम हो गई है। तो इसका मतलब जब डाउनवर्ड आ रहे हैं तो इफेक्टिव वेट यानी कि एपरेंट वेट जो है वो कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया हमें कि जो n है वो एम जी प्लस माइनस ए होता है। इसको बोलते हैं इफेक्टिव वेट या एपरेंट वेट। एपरेंट वेट का फॉर्मूला आ गया अपने पास, यहाँ पे ए प्लस हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन ऊपर को है तो जी इफेक्टिव में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब एपरेंट वेट बढ़ जाएगा। और अगर ये नीचे को आ रहा है, अगर एक्सल लिफ्ट नीचे को आ रही है मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो जी इफेक्टिव जो है वो कम हो जाएगा, तो मतलब एपरेंट वेट भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं साथ के साथ, जो एपरेंट वेट है इस केस में नॉर्मल जो वेट है उससे बढ़ जाएगा। नॉर्मल मतलब जब रेस्ट पे थी लिफ्ट, तो यहाँ पे एपरेंट वेट जो है वो कम हो जाएगा। ये दो अपने पास सिनेरियो होते हैं, दो केस होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को हमने विजुलाइज किया ग्राउंड फ्रेम से। तो ग्राउंड फ्रेम से हम बिंदास न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है वो एक्सेलरेट हो रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे गलती क्या होती है, टीचर भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, यहीं पे ही मार्क करने लग जाते हैं साइन वगैरह। तो टीचर्स खुद स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता। इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम से आप समझो डायरेक्शन ऊपर को है नीचे को है, अगर नीचे को है तो नेटवर्क जो फोर्स है वो डाउनवर्ड होनी चाहिए, अगर ऊपर डायरेक्शन है तो ऊपर को होनी चाहिए। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, एम जी ज़्यादा है या नॉर्मल ज़्यादा है। तो जैसे ये डाउनवर्ड के केस में एम जी ज़्यादा था तो एम जी माइनस एन कर दिया हमने, अपवर्ड के केस में एन माइनस एम जी था। तो ये था ग्राउंड फ्रेम से विजुलाइजेशन। तो ग्राउंड फ्रेम से सेकंड लॉ की प्रॉब्लम बनती है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि जो हम सोचते थे, जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट्स सोचते हैं, स्टूडेंट्स क्या जो भी फिजिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, मोस्टली उनको यही लगता है कि वेइंग मशीन से वेट मेजर होता है, क्योंकि नाम के अंदर वेइंग मशीन आ रहा है, वेट का जिक्र हो रहा है। लेकिन अब हमें समझ में आ गया कि ये बेसिकली एक रिएक्शन को मेजर करता है। मतलब जो हमारी वेइंग मशीन होती है उसके सरफेस पे, जैसे ये पर्सन खड़ा है तो, तो इसने जो नीचे फोर्स लगा रखी है उसको मेजर करता है एज अ रिएक्शन ऊपर को, ठीक है। तो रिएक्शन मेजर होता है। अब हमें प्रॉब्लम को विजुलाइज करना है दूसरे फ्रेम से, मतलब लिफ्ट के फ्रेम से। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है कि जब भी हमारा जो ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम में है तो ग्राउंड फ्रेम होता है इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसकी एक्सेलरेशन जो है वो खुद की एक्सेलरेशन नहीं होती, जीरो होती है। तो ग्राउंड फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम माना जाता है। लेकिन अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है वो एलिवेटर के अंदर बैठ गया, मतलब लिफ्ट के अंदर चला गया, तो लिफ्ट के पास तो ऑलरेडी एक्सेलरेशन है, तो जो लिफ्ट का फ्रेम है उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम।
और जब कभी भी ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर चला जाएगा, तो उस समय कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। उस समय हमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करवाना होता है।